दोस्तों, पिछले क्लास में हम लोगों ने संविधान के भाग 2 यानी नागरिकता के बारे में चर्चा किया था, जिसकी चर्चा संविधान में अनुच्छेद 5 से लेकर 11 तक की गई है। आज हम लोग चर्चा करेंगे संविधान के भाग 3, जिसमें मूल अधिकार यानी मौलिक अधिकार के बारे में दिया गया है। इसकी चर्चा संविधान में अनुच्छेद 12 से लेकर 35 तक किया गया है। पहले हम समझते हैं हमारा मूल अधिकार क्या होता है। देखिए, मूल अधिकार हमारा ऐसा अधिकार होता है जिसके बिना कोई भी व्यक्ति अपने जीवन के चरम लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर सकता है। इसको आप ऐसे समझ सकते हैं कि जब कोई व्यक्ति जेल में जाता है तो उसके 90% मौलिक अधिकार छीन लिए जाते हैं। ना तो उसे बोलने की आज़ादी होती है, ना तो उसे कहीं घूमने की। मतलब लोग कहते हैं कि उनकी ज़िंदगी जेल में नरक हो गई। तो वही अगर हम भी जेल के भले बाहर, लेकिन अगर हमसे भी मौलिक अधिकार छीन लिए जाए तो हमारी ज़िंदगी नरक के समान हो जाएगी। अब जो हमारा मौलिक अधिकार होता है इसे हम नैसर्गिक अधिकार भी कहते हैं। नैसर्गिक अधिकार इसलिए कहते हैं क्योंकि यह हमें जन्म से ही प्राप्त होता है। इसे हम मैग्ना कार्टा भी कहते हैं। मैग्ना कार्टा इसलिए कहते हैं क्योंकि जो फ्रांसीसी भाषा में जो मैग्ना का शब्द होता है अधिकार, और इस मैग्ना का प्रयोग सबसे ज़्यादा ब्रिटेन में होता है, इसीलिए हम इसे मूल अधिकार को मैग्ना कार्टा भी कहते हैं। हमारा जो मूल अधिकार है ये यूएसए के संविधान से लाया गया है। जो हमारा मूल अधिकार है, ये हमारे मूल अधिकार को ना तो हमसे कोई पब्लिक छीन सकती है, ना ही हमसे कोई गवर्नमेंट, चाहे स्टेट गवर्नमेंट हो चाहे केंद्र गवर्नमेंट हो, हमसे कोई छीन नहीं सकता है। ये हमारा मूल अधिकार। लेकिन हमारे जो कानूनी अधिकार होते हैं, उस कानूनी अधिकार को पब्लिक तो नहीं छीन सकती है, लेकिन हमारी जो गवर्नमेंट वो छीन सकती है। लेकिन मूल अधिकार को हम संवैधानिक अधिकार भी कहते हैं, क्योंकि इसे ना तो गवर्नमेंट द्वारा और ना ही पब्लिक के द्वारा छीना जा सकता है। हमारा जो मौलिक अधिकार है ये कभी भी खत्म नहीं किया जा सकता है। और इसमें देखिए, जो हमारा मौलिक अधिकार है, देश में कभी ऐसी आपातकाल स्थिति आ गई कि देश में आंतरिक विद्रोह हो गया या फिर हमारे देश की लड़ाई किसी दूसरे देश से हो गई, तो उस स्थिति में जो राष्ट्रपति हैं मंत्रिमंडल की सलाह पर हमारे मौलिक अधिकार को कुछ समय के लिए निलंबित कर सकते हैं। हमारी जो संसद है या ऐसा कोई मूल अधिकार है जो किसी दूसरे मूल अधिकार का हनन कर रहा है, फिर उससे उसकी जिंदगी मतलब बहुत परेशानी में गुजर रही हो, तो उस समय जो हमारी संसद उसके मौलिक अधिकार पर रोक लगा सकती है। इसका एग्जाम्पल आप लोग देखेंगे कि जो 3 तलाक थे, और ये 3 शब्द भले ही, लेकिन ये 3 शब्द के द्वारा औरतों की जिंदगी बर्बाद हो रही थी, और जो उनके आर्टिकल 21 यानी प्राण एवं देह स्वतंत्रता का हनन करा था, इसलिए संसद ने विधि द्वारा उस पर प्रतिबंध लगा दिया। अगर हमारे मौलिक अधिकार कोई छीनता है या फिर उसका हनन करता है और उस पर प्रतिबंध लगाए जाते हैं, तो इसके खिलाफ हम डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट या फिर हाई कोर्ट में जा सकते हैं, या न्यायालय में प्रवर्तनी का यहाँ पर अर्थ है कि हाँ, मतलब ये वाद विवाद का योग्य है कि वहाँ पर हम पूछ सकते हैं हमारा मौलिक अधिकार क्या क्या है, कैसे कैसे है, और ये हमारे ये हनन कर रहे हैं। आप कोई भी मामला देखेंगे कि हाई कोर्ट से ज़्यादा पावर रखता है सुप्रीम कोर्ट, लेकिन मौलिक अधिकार के मामले में ऐसा नहीं है। मौलिक अधिकार में जितना पावर सुप्रीम कोर्ट को है उतना पावर हाई कोर्ट को भी है। मान लीजिए अगर आप पहले हाई कोर्ट चले गए, तो हाई कोर्ट में जो फैसला दिया रहेगा वही फैसला रहेगा, उसे सुप्रीम कोर्ट बदल नहीं सकता है। और आप पहले सुप्रीम कोर्ट गए हैं, तो सुप्रीम कोर्ट गए हैं, वहाँ पर जो फैसला आया है तो उसका हाई कोर्ट बदल, मतलब इस तरह कि इसमें हम कह सकते हैं कि मौलिक अधिकार मामले में हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट की शक्तियाँ एक समान होती है। इसके बाद हम समझते हैं हमारा जो मौलिक अधिकार है वो अनुच्छेद 12 से लेकर 35 तक चालू हुआ है। अब हम समझते हैं हमारा अनुच्छेद 12 में क्या दिया गया है। अनुच्छेद 12 और 13 में मूल अधिकार के बारे में थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दिया गया है। अनुच्छेद 12 में दिए गए मूल अधिकार की परिभाषा के बारे में हमें बताया गया कि हमारा जो मूल अधिकार है इसे ना तो पब्लिक ना तो कोई गवर्नमेंट छीन सकती है, और ना ही इस पर किसी के द्वारा अगर हनन होता है तो उसके खिलाफ हम न्यायालय में जा सकते हैं। फिर अनुच्छेद 13 में कहा गया है कि राज्य यानी सेंट्रल गवर्नमेंट या राज्य गवर्नमेंट, देखिए संविधान की भाषा में राज्य का मतलब होता है कि एक ऐसी संस्था या फिर कुछ ऐसा हो जिसका अपना एक अलग सा नियम कानून हो और एक अस्थायी रूप से और सुचारू रूप से चल रही हो, इसका मतलब होता है राज्य। देखिए, इसमें बिजली कॉर्पोरेशन भी आ जाएगा और सेंट्रल गवर्नमेंट भी आ जाएगी, राज्य गवर्नमेंट और लोकल गवर्नमेंट भी आ जाएगी। तो इसमें ये कहा गया है कि राज्य ऐसा कोई भी कानून नहीं बनाएगा कि जो हमारे मूल अधिकार के असंगत हो, यानी कि हमारे मूल अधिकार को सीमित कर रहा हो या फिर हमारे मूल अधिकार को प्रभावित कर रहा है, ये चीज कहा गया। और
इसमें ये भी कहा गया है जो हमारे देश में कानून पहले लागू थे 26 जनवरी 1950 को संविधान लागू होने से पहले, वे भी सारे कानून लागू रहेंगे, लेकिन शर्त क्या है कि वे कानून हमारे संविधान को प्रभावित न करें। जैसे हो गया पर्सनल लॉ, इसमें मुसलमानों के लिए कानून है, ये 1937 ईस्वी में लाया गया था, लेकिन ये आज तक लागू है। और हमारे सीआरपीसी और आरपीसी की जो धारा है वो 1860-61 में लाई है, लेकिन वो अभी लागू है। ये क्यों लागू? क्योंकि ये हमारे मूल अधिकार यानी हमारे संविधान को प्रभावित नहीं कर रही है। और इसमें ये भी कहा गया है कि जो संविधान के मूल अधिकार है, इससे फ्यूचर में भी राज्य ऐसा कोई कानून नहीं बनाएगी जो इसके असंगत हो। देखिए, इतनी अच्छी बात हमारे संविधान में कही गई है कि जो पहले के कानून है वो तो लागू रहेंगे, शर्त क्या है कि हमारे मूल अधिकार को प्रभावित न करे या फिर उसको सीमित न करे। और फिर आगे भी कहा गया कि फ्यूचर में भी संसद द्वारा या फिर किसी राज्य द्वारा ऐसा भी कोई कानून नहीं बनाया जाएगा कि जो हमारे मूल अधिकार को सीमित करे, ये चीज कहा गया है। और इसमें एक बात और कही गई है कि हमारे मूल अधिकारों को अल्पीकरण कर दिया जाएगा। यानी देखिए, जैसे हमें अभ्यर्थ की आजादी है तो हम किसी को गाली नहीं दे सकते हैं, ये क्या होगा, यहाँ पर हमारे मूल अधिकार को सीमित कर दिया गया है। हमें घूमने की आजादी है तो हम किसी के घर में नहीं घूम सकते। यहाँ पर मतलब कहा गया कि अगर हमारे मूल अधिकार द्वारा हमारे मूल अधिकारों के प्रयोग से किसी दूसरे के मौलिक अधिकारों का हनन हो रहा है तो वहां पर हमारे मूल अधिकार को सीमित कर दी जाएगा। ये चीज कहा गया अनुच्छेद 13 में। इसके बाद हम समझते हैं हमारा अनुच्छेद 14 में क्या कहा गया है। अनुच्छेद 14 में समानता की बात कही गई है। इसमें दो बात कही गई। पहली बात है कि विधि के समक्ष समानता। विधि मतलब होता है कानून, यानी कि कानून के समक्ष सभी लोग समान है। चाहे डीएम का बेटा मर्डर करे, चाहे चापरासी का, तो दोनों को सजा क्या मिलेंगी? समान मिलेंगी। और उसमें है, ये ब्रिटेन से ली गई है, इसे एविडेसी का सिद्धांत कहते हैं। एविडेसी एक ब्रिटेन के प्रसिद्ध शास्त्री थे, वो इसके ज्यादा प्रसिद्ध थे, इसीलिए इसे एविडेसी का सिद्धांत भी कहते हैं। और दूसरी बात इसमें कही गई है विधि के का समान संरक्षण, मतलब कि कानून तो रहेगा लेकिन कानून क्या है, मतलब कि समान संरक्षण, मतलब कि संरक्षण मतलब होता है कि उसको थोड़ा क्लासिफिकेशन के आधार पर थोड़ा बरीतर रहेगा। जैसे आप देखेंगे कि ट्रेन में जाते होंगे, एक 20 साल का लड़का है, उसके लिए टिकट का पैसा फुल लगता है और जो एक 5 साल का उसके लिए हाफ लगता है। ये कहा गया है कि मतलब समान संरक्षण, मतलब क्लासिफिकेशन के स्थान पर थोड़ा सा उसको अलग नजरिए से देखा जाएगा। ये अमेरिका से लाया गया है, जो हमारा संविधान है ज्यादातर 80% यही फॉलो करता है कि विधि का समान संरक्षण, मतलब कि इसमें क्लासिफिकेशन के आधार पर थोड़ा सा उसको अलग मतलब देखा जाएगा, ये चीज कहा गया है। और हम लोग केवल 20% ही फॉलो करते हैं विधि के समक्ष समानता, ये ब्रिटेन से लिया गया है। इसके बाद हम समझते हैं हमारा अनुच्छेद 15 क्या है। अनुच्छेद 15 में कहा गया है कि धर्म, मूलवंश, जाति और लिंग और जन्मस्थान के आधार पर सार्वजनिक स्थानों पर कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। जैसे देखिए, जो सार्वजनिक स्थान, तो जैसे मान लीजिए सार्वजनिक एक बस है, जिसे कहते हैं हम रोडवेज बस, वो अगर है तो उस पर देखेंगे चाहे किसी भी धर्म को लोग जा सकते हैं, चाहे किसी भी जात के ले जा सकते हैं, उनमें कोई मतलब उन्हें कोई रोकता नहीं है। ये चीज कहा है, मतलब कि उन्हें कोई रोक नहीं सकता है। चाहे अगर सार्वजनिक स्थान है तो वहां पर आप धर्म के आधार पर, जाति के आधार पर, उसके जन्म स्थान के आधार पर या फिर उसके वंश के आधार पर आप कोई भेदभाव नहीं कर सकते हैं। ये चीज कहा गया है अनुच्छेद 15 में। 16 में कहा गया है कि लोग नियोजन में अवसर की समानता। देखिए, यहाँ पर लोग नियोजन का अर्थ है कि सरकारी नौकरी में कहा गया कि अवसर की समानता की मतलब कि सभी लोगों को मतलब एक समान देखा जाएगा सरकारी नौकरी में। लेकिन फिर यहाँ पर आ जाती है आरक्षण की बात। इसी में कहा गया है कि आरक्षण की बात की पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन, मतलब कि भलाई को देखते हुए कुछ वर्ग को आरक्षण दिया जाएगा। देखिए, हम समझते हैं हमारा आरक्षण क्या होता है। जैसे मान लीजिए कई वर्ग हैं, एक ही हो गया ये, तो आप यहाँ पर देखेंगे कि यहाँ पर जो 2 वर्ग हैं ये बहुत नीचे हैं। तो आरक्षण हमारा क्या कहता है कि जो लोग आगे बढ़ रहे हैं उन्हें तो आप आगे बढ़ने दीजिए, लेकिन जो लोग पीछे इन्हें भी थोड़ा सा पुश करके आगे बढ़ा दीजिए, ये आरक्षण। तो ये भलाई के लिए आता है। तो ये हमारे संविधान में एक अपवाद मतलब कि आरक्षण देगा कि जो मतलब दलित लोग हैं या फिर जो आदिवासी है उनके लिए बनाया गया है, उनको थोड़ा सा आरक्षण दिया जाएगा। आरक्षण का मतलब ये नहीं होता है कि मतलब कि जो लोग उच्च जात के हैं उन्हें वहां से रोक दिया जाता है, वो भी आगे बढ़ रहे हैं लेकिन इन्हें थोड़ा सा मतलब पुश कर दिया जाता है। उसके बाद अनुच्छेद 17 हमारा आता है। इसमें कहा गया अस्पृश्यता यानी छुआछूत का अंत। देखिए,
जैसे पहले के समय में होता था कि जो निम्न जाति के लोग होते थे उन्हें अपने थाली में खाना नहीं खिलाया जाता था, न उन्हें स्पर्श किया जाता था। अगर वो आकर के गलती से थाली वाली स्पर्श करते थे तो उसको आग में डालकर उसके या फिर गंगा जल छिड़क कर उससे पवित्र किया जाता था। या फिर उन लोग मंदिर में अगर जाते थे निम्न जाति के लोग तो वहां पर साफ सफाई किया जाता था। तो इस तरह हमारे संविधान में कहा गया है कि आप किसी के अभी आधार पर आप छुआछूत का अंत कर दें, मतलब कि आप छुआछूत किसी के साथ नहीं कर सकते। वो अलग बात है कि आज मतलब इस समय वर्तमान में कोरोना फैल रहा है तो छुआछूत मतलब सब लोग दूर भाग रहे हैं कि ये चीज उसमें अलग हो जाती है। तो इस पर छूट मतलब अगर किसी को बीमारी हुई है तो आप उसके साथ छुआछूत कर सकते हैं, लेकिन किसी के जात के आधार पर आप छुआछूत नहीं कर सकते। ये चीज कहा गया अनुच्छेद 17 में। इसके बाद हमारा आता है अनुच्छेद 18। अनुच्छेद 18 में कहा गया कि उपाधियों का अंत। आप देखेंगे कि हमारा देश जब ब्रिटेन का दिन था, नहीं अंग्रेजों का दिन था, तो उस समय अंग्रेज कुछ लोग देते थे सर की उपाधि देते थे, राय बहादुर की उपाधि देते थे, इस तरह देते थे। तो जो उपाधि होती है वो किसी को एक अलग दिखाने के लिए होती है, इससे समाज में भेदभाव उत्पन्न हो रहा था। इसीलिए हमारे संविधान में कहा गया है कि उपाधियों का अंत, मतलब कि हमारे संविधान में उपाधियों का अंत कर दिया गया है। लेकिन इसमें कुछ चीजों को मतलब कहा भी गया है हाँ इसकी उपाधि आप रख सकते हैं। जैसे देखिए सेना या विद्या में, सेना मतलब ऐसे आप सेना में जाता है परमवीर चक्र, इस टाइप मतलब उपाधि आप रख सकते हो, उसको कोई दिक्कत नहीं। विद्या जैसे आप अगर पढ़ लिख कर MBBS कर लिए तो आप में सामने डॉक्टर लगा सकते हैं। इस तरह से मतलब कहा गया है कि आप सेना और विद्या की उपाधि को आप रख सकते हैं। दूसरा आता है विदेशी उपाधि। इसके बारे में कहा गया है कि आप किसी भी विदेशी उपाधि को नहीं रख सकते हैं। अगर आपको रखना है तो आपको राष्ट्रपति से पहले अनुमति लेनी पड़ेगी, उसके बाद आप ही रख सकते हैं। जैसे पता लगा यहाँ से कोई पाकिस्तान घूमने गया और पाकिस्तान उसको उपाधि दे दिया गया पाकिस्तान रत्न, तो इससे क्या होगा, इससे थोड़ी एक मतलब अलग भावना हमारे देश में आई। मतलब वो भारत के नागरिक लेकिन उनको दिया गया पाकिस्तान रत्न। तो इसलिए कहा गया है कि आप विदेशी उपाधि को पहली बात रखेंगे नहीं, अगर आपको रखना भी है तो उससे पहले आपको राष्ट्रपति से परमिशन की आवश्यकता होगी। और दूसरी बात आती है अवार्ड। जैसे अवार्ड मिलता है पद्म भूषण, भारत रत्न, तो आप ये अवार्ड जो है ये अवार्ड तो आप रख सकते हैं, लेकिन आप कभी भी अपने नाम के आगे आप अवार्ड शो नहीं कर सकते हैं। जैसे किसी को मिल गया भारत रत्न तो अपने सामने ये नहीं लिख सकता कि भारत रत्न फला फला, ये कहा गया है, या फिर पद्म भूषण फला फला। आप अवार्ड भले ले लिए लेकिन आप अपने नाम के आगे अवार्ड को जोड़ नहीं सकते हैं, ये चीज कहा गया है। आज देखेंगे कि अनुच्छेद 12 और 13 में केवल मूल अधिकार के बारे में बताया गया, थोड़ा इसके बारे में इंट्रोडक्शन दिया गया है। लेकिन अनुच्छेद 14 से लेकर 18 तक, 14 में कानून के समान सबको समानता बताया गया है। 15 में कहा गया है कि धर्म, जात, लिंग या जन्मस्थान या मूलवंश के आधार पर सरकारी स्थानों पर कोई भेदभाव नहीं होगा। 16 में कहा गया है कि लोक नियोजन मतलब सरकारी नौकरी में अवसर की समानता से लोगों को एक समान देखा जाए, लेकिन इसमें पॉजिटिव डिटर्मिनेशन को देखते हुए थोड़ा इसमें आरक्षण भी जोड़ दिया गया है। 17 में बताया गया है कि अस्पृश्यता का अंत छूत का अंत, जो कि एक समानता लाने के लिए किया गया है समाज में। 18 में कहा गया उपाधियों का अंत, ये भी एक दृष्टि से समाज में एक समानता लाने के लिए किया गया है। तो आप देखेंगे कि अनुच्छेद 12-13 केवल इंट्रोडक्शन दिया गया है, 12 में तो केवल परिभाषा है और 13 में कहा गया है कि आप ऐसा कोई कानून नहीं बनाएंगे जो हमारे मूल अधिकार को सीमित करे। अगर ऐसा कोई कानून हमारे पास्ट में रहा होगा तो वो अपने आप समाप्त हो जाएगा, ना ही आप ऐसा कोई कानून फ्यूचर में बनाएंगे। अगर हमारे मूल अधिकारों द्वारा किसी मूल अधिकार छीन रहा है तो हमारे मूल अधिकार को सीमित कर दिया जाएगा, मतलब उसको थोड़ा अल्पीकरण कर दिया जाएगा। तो इस तरह आप देखेंगे इसमें केवल 12 और 13 में इंट्रोडक्शन दिया गया है, लेकिन 14 और 18 में केवल समानता की बात कही गई है। तो हम अनुच्छेद 14 से लेकर 18 को हम कहते हैं समानता का अधिकार। जो हमारा मूल अधिकार है वो 12 से 35 तक है, लेकिन इनमें कई मतलब कैटेगरी बांटी गई है। तो इस कैटेगरी पहला हमारा आता है समानता का अधिकार, जो अनुच्छेद 14 से लेकर 18 तक किया गया है। जय हिंद।